गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब हम देखते हैं कि जो हमारी मांग होती है उन मांग को निर्धारित करने वाले कौन कौन से तत्व होते हैं, किसके द्वारा मांग को निर्धारित किया जाता है कि मांग की जाए। मांग के बारे में हमने दो तरह से पढ़ा था। हमारे पास दो प्रकार की मांग होती है, एक व्यक्तिगत मांग होती है और दूसरी होती है बाजार मांग। अब हम दोनों को देखेंगे कि व्यक्तिगत मांग किन से प्रभावित होती है और बाजार मांग किन से। व्यक्तिगत मांग फलन मतलब एक व्यक्तिगत मांग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, ये देखिए इसके अंदर बताया गया है कि व्यक्तिगत मांग को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। पहला है पी एक्स। पी एक्स क्या होती है? प्राइस है एक्स वस्तु का, जो वस्तु हम खरीद रहे हैं, डिमांड एक्स वस्तु की जो हम डिमांड कर रहे हैं, वो फंक्शन है हमारा एक्स वस्तु की प्राइस का, कि अगर उसकी कीमत में परिवर्तन होता है तो डिमांड में भी परिवर्तन होगा। अगर कीमत ऊपर की तरफ जाती है तो डिमांड नीचे की तरफ आएगी, क्योंकि ज़्यादा कीमत पर वो कम मांग करता है, तो इसका रिलेशन नेगेटिव होता है। और पहला फंक्शन है हमारा उस वस्तु की कीमत का। चलिए कीमत के संबंध को किस प्रकार से इन्होंने दिखाया था। सामान्य किसी वस्तु की मांग उस वस्तु की कीमत पर निर्भर करती है, अन्य बातें समान रहने पर। यह पॉइंट याद रखना, हम इसको आगे एक्सप्लेन करेंगे कि अन्य बातें क्या होती हैं। वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से मांग में भी परिवर्तन होगा, इस नियम को मांग का नियम भी कहा जाता है। और दूसरी बात इसके विपरीत होती है, अगर वस्तु की कीमत में परिवर्तन का है, अगर वो कीमत बढ़ जाती है तो मांग कम हो जाएगी, अगर प्राइस कम हो जाता है तो मांग बढ़ जाएगी। दूसरा फंक्शन था हमारा संबंधित वस्तु की कीमत, जहाँ पर पी आर लिखा हुआ है। आर होता है रिलेटिव गुड्स की प्राइस, एक्स हो गया खुद की वस्तु का प्राइस, आर हो गया रिलेटिव वस्तु का प्राइस, कि दूसरी वस्तु की कीमत क्या है, इसका भी हमारी मांग के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो दूसरी वस्तु दो प्रकार की हो सकती है। एक तो हो सकती है वो सब्स्टिट्यूट्स गुड्स हो सकती है, जिसको कहते हैं प्रतिस्थापन वस्तु, मतलब जो एक वस्तु दूसरे की जगह इस्तेमाल की जाए उसे कहा जाता है प्रतिस्थापन वस्तु। जैसे हम बात करते हैं चाय और कॉफ़ी की, पेप्सी और कोक की, उसी प्रकार से हम 7 अप और ड्यू की। तो इसी प्रकार से जो हमारे पास ऑप्शन आता है कि हम उनको एक वस्तु को दूसरी वस्तु की जगह प्रयोग किया जा सकता है, वो होती हैं हमारी सब्स्टिट्यूट्स गुड्स यानी प्रतिस्थापन वस्तुएं। और दूसरी होती हैं हमारी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जिसको हम बोलते हैं पूरक वस्तुएं, मतलब जिनका संबंध दूसरी वस्तु के साथ मिलकर कार्य करता है। जैसे हम इसमें एग्जाम्पल लेते हैं कार और पेट्रोल का, कि अगर एक समय में कार की बिक्री ज़्यादा हो जाती है तो पेट्रोल की मांग भी बढ़ जाती है, क्योंकि कार के चलने से ही पेट्रोल की लागत ज़्यादा आएगी, इसलिए उसकी मांग भी बढ़ जाती है। किन्हीं कारण अगर कारों की बिक्री कम हो जाती है तो पेट्रोल की मांग भी कम रहेगी। इसे कहा जाता है पूरक वस्तुएं। तो हमारी मांग के ऊपर इन दोनों प्रकार की वस्तुओं का इफेक्ट पड़ता है, एक प्रतिस्थापन वस्तुएं, दूसरा हमारी पूरक वस्तुएं। तीसरा है हमारा उपभोक्ता की आय। ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है कि अगर उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है, चाहे अन्य तत्व कोई भी हो, स्थिर रहे परिवर्तनशील रहे, उसमें परिवर्तन आएगा, क्योंकि उपभोक्ता की आय का बढ़ने से मांग बढ़ेगी। अगर उपभोक्ता की आय कम हो जाती है तो उपभोक्ता खर्च भी कम करना शुरू कर देता है। आगे है रुचि तथा प्राथमिकता। क्या कई बार ऐसा होता है कि एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा इंसान जो अपनी प्राथमिकता को, जो अपनी रुचि है, टेस्ट है, उसको चेंज नहीं करना चाहता। अगर उसे कॉफ़ी पीना पसंद है, चाहे उसकी कीमत कितनी ज़्यादा हो जाए, वो कॉफ़ी ही पिएगा। उसी प्रकार से अगर उसको कोई चीज़ कार लेना अच्छा लगता है, किसी एक पर्टिकुलर कार की उसको बिल्कुल एक प्राथमिकता है कि मैं इसी कार को खरीदूंगा, तो उस कार की कीमत के कम या ज़्यादा होने से उसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। तो इसकी संभावना हमारे यहाँ ज़्यादा रहती है कि कुछ लोग जिन चीज़ों को प्राथमिकता देते हैं, कीमत के कम या ज़्यादा होने से उनके ऊपर कोई इफ़ेक्ट ज़्यादा नहीं पड़ता। इसके बाद है संभावना।
कि कई बार ऐसा हो सकता है कि आज वस्तु की कीमत कम है, लेकिन उम्मीद है कि भविष्य में इसकी कीमत बढ़ जाएगी, तो लोग आज ही खरीदना शुरू कर देंगे। मतलब कीमत कम है, आज ज़्यादा खरीद लेंगे। हो सकता है भविष्य में इसकी कीमत कम हो जाए, तो आज कीमत चाहे कुछ भी हो, व्यक्ति इसकी मांग आज नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि भविष्य में कीमत डाउन जाएगी, इसलिए वो आगे खरीदना पसंद करेंगे। मतलब एक संभावना, एक्सपेक्टेशन जब हम कर लेते हैं कि भविष्य में कम होगी या ज़्यादा होगी, तब भी हमारी मांग में परिवर्तन आ जाता है। ये थे हमारे व्यक्तिगत मांग को प्रभावित करने वाले कारक। अब हम इसी के साथ देखते हैं कि जो बाजार मांग को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। जो व्यक्तिगत मांग को प्रभावित करते हैं वो सेम बाजार मांग को भी प्रभावित करते हैं, लेकिन बाजार मांग में कुछ अन्य तत्व और ऐड हो जाते हैं जिनसे हमारी बाजार मांग प्रभावित होती है, जिसमें हमारी पहली है जनसंख्या। एक बहुत बड़ी जनसंख्या का आकार भी मांग को प्रभावित करता है, क्योंकि अगर जनसंख्या बहुत ज़्यादा होगी तो ज़्यादा लोग मांग करेंगे, अगर जनसंख्या का आकार छोटा होगा तो लोग कम मांग करेंगे। इसका एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, एक तो है हमारा नेपाल देश, वो अगर किसी वस्तु की मांग करता है। दूसरा उसकी तुलना में हमारा भारत है, जिसकी जनसंख्या 135 करोड़ है, 136 करोड़ है, वो मांग करता है। एक हमारा नेपाल है जिसकी जनसंख्या बहुत कम है भारत की तुलना में, तो उनकी मांग भी कम रहेगी। दूसरा है सरकार की नीतियाँ। सरकार की नीतियाँ भी किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका देती हैं। जैसे अगर सरकार को लगता है कि कई लोग एक वस्तु की ज़्यादा मांग कर रहे हैं, तो सरकार उसके ऊपर टैक्स बढ़ा सकती है, और टैक्स लगाने से वस्तु महंगी हो जाएगी, तो लोग उसकी मांग करना कम कर देंगे। सरकार को लग रहा है किसी वस्तु को ज़्यादा नहीं बिक रही है या उसकी लोग मांग ही नहीं कर रहे हैं, तो उसके ऊपर से जो टैक्स की मात्रा है उसको कम कर देगी या उसके ऊपर सब्सिडी देना शुरू कर देगी, जिससे लोग उसको मांग को खरीदना या उस वस्तु को खरीदना शुरू कर देंगे। तो सरकार की नीतियां भी बहुत बार मांग को प्रभावित करती हैं। इसके बाद है हमारा जलवायु तथा मौसम। मांग पर जलवायु और मौसम का भी प्रभाव पड़ता है। ठंडी जलवायु वाले स्थान पर ऊनी कपड़ों की अधिक मांग होती है, वहाँ पर होगी ठंडे कपड़ों की मांग होगी। अगर गर्मी का स्थान है तो वहाँ ज़्यादातर ठंडी बर्फ़ों की मांग होगी या ठंडी चीज़ों की मांग होगी। जहाँ गर्मी होगी तो यहाँ जलवायु और मौसम जहाँ जिस प्रकार का होगा उसी प्रकार के पदार्थों की, पहनावे की ज़रूरत होती है। और एक होता है हमारा बाज़ार मांग के अंदर आय का वितरण, कि जो हमारे पास इनकम है वो लोगों के पास किस प्रकार से बटी हुई है। इनकम का लेवल दो देशों में सेम हो सकता है, लेकिन उनकी डिमांड अलग अलग हो सकती है अगर आय का वितरण सही नहीं है। आय का वितरण का मतलब यहाँ ये है कि जो मान लेते हैं हमारे पास 100 व्यक्ति हैं और उनके पास 1000 रुपये हैं, तो उनके पास ऐसा ना हो कि वो 800 रुपये तो मात्र 20% लोग रखें, ओनली 20 लोग रखें, और जो बाकी 200 रुपये हैं वो 80 लोग रखें। उनके पास सेम इक्वल सबके पास पैसे हों, जिससे जैसे कि 10-10 रुपये सबके पास हों, समान वितरण हो, तो मांग बनी रहेगी। और बहुत सारों के साथ ऐसे हालात में, बहुत सारे देशों के साथ ऐसा होता है कि आय का असमान वितरण मांग को प्रभावित करता है। बाकी का देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।